नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इपैक ड्यूरेबल एक आईपीओ है, उसके लिस्टिंग के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी बात बोल देता हूँ कि ये जो स्कैनर है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है। आप अगर चाहें, अगर आपको डेली अपडेट्स लेना हो, तो आप इस स्कैनर को स्कैन कीजिए, आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब के। इस कंपनी के बारे में जानते हैं अबाउट द कंपनी। ये जो कंपनी है, ये रूम एयर कंडीशन को मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, दे इनिशियली सर्व्ड एज एन OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर RAC brands, and then the company transitioned into an ODM, original design manufacturer partner for RACs, producing components like sheet metal, injection model parts, cross flow pans, and PCBA components crucial in RAC manufacturing. RAC मैन्युफैक्चरिंग के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि PCBA या फिर क्रॉस फ्लो फैंस, ठीक है, उन सभी पार्ट्स को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अपार्ट फ्रॉम एयर कंडीशनर्स, इपैक ड्यूरेबल लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द स्मॉल डोमेस्टिक एप्लायंसेस सेक्टर। ये छोटे मोटे जो डोमेस्टिक एप्लायंसेस होते हैं, उनमें भी ये इन्वॉल्व है, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी। They design and manufacture induction cooktops, mixer grinders and water dispensers. ये cooktops को भी डिजाइन करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर भी एंड वाटर डिस्पेंसर भी। The company operates research and development centers in Greater Noida, Bhiwadi and Dehradun, equipped with endurance test labs for RACs and SDAs, small domestic appliance, induction coil automatic voltage testers, induction coil breakdown testers, needle flame testers and customized glow wire testers. ये डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स पे R&D करती है। इनके जो जो सेंटर्स हैं वो हैं ग्रेटर नोएडा में, भिवाड़ी में है एंड देहरादून में भी हैं। ठीक है, चलिए आइए इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो इसका जो बिडिंग डेट है वो है 19 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक। ठीक है, इसके जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 14,170 रुपये। इसकी जो लॉट साइज रहेगी वो 65 शेयर्स की रहेगी। इसमें जो प्राइस रेंज रहेगा वो रहेगा ₹218 से लेकर के ₹230 के बीच में ये लिस्ट इसकी प्राइस रेंज में बाई होगी। ठीक है, इस कंपनी का जो आईपीओ का इशू साइज है वो है 640 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम जानते हैं मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन इन आईपीओ क्या होता है। ठीक है, इन एन आईपीओ सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑफरिंग इज सब्सक्राइब टू कंपेयर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूज। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन अलाउड होते हैं, जैसे कि HNI ग्रुप, इन्वेस्टर ग्रुप एंड बहुत सारे इंडिविजुअल ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। उनके लिए अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स इशूड किए जाते हैं। तो उस शेयर में कितनी ज्यादा बाइंग हो रही है, कितने ज्यादा लोग उसे बाई करने को इच्छुक हैं, एग्री कर रहे हैं, रेडी हैं, तो उस बारे में बोला जाता है कि सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब है या फिर अंडर सब्सक्राइब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ एन IPO is subscribed 10 times, it means that the offering is bid for 10 times more than the number of shares issued. अगर कोई आईपीओ 10 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो शेयर्स इशूज किए गए हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 100 शेयर्स इशू किए गए हैं, तो 1000 शेयर्स की बिड लगाई गई है, यानी कि वो 10 टाइम्स बहुत ज्यादा हैवी नंबर ऑफ बायर्स हैं कि उस शेयर को लेने के लिए, वो शेयर लेना चाहते हैं। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, द इशूअर विल एलोकेट शेयर्स बेस्ड ऑन अ लॉटरी सिस्टम। अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो जो भी इशूअर, जो भी हम बिड लगाए होते हैं, उन सबको लॉटरी सिस्टम पे शेयर बांटे जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आईपीओ सब्सक्रिप्शन इंडिकेट्स द डिमांड फॉर एन आईपीओ। इस आईपीओ की कितनी ज्यादा डिमांड है, इसका पता हमें आईपीओ सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही चलता है। इफ द आईपीओ सब्सक्रिप्शन टाइम्स इज मोर देन 1, द इशू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। अगर किसी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जो है वो मोर देन 1 हुआ, तो उसे बोला जाएगा ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। ठीक, तो अभी तक में 10 जनवरी 2024, नहीं सॉरी, ये बाई मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये बाई मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये 19 जनवरी होगी। यहाँ पे शाम 5 बजे तक यहाँ पे जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो 0.01 टाइम्स थे। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यहाँ पे जो है 0.82 टाइम्स है। ठीक है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है 1.17 टाइम्स है। तो टोटल जो है यहाँ पे 3.92 टाइम्स यहाँ पे टोटल आ रहा है।
ठीक है, ओवर मिला करके। अब चलिए बात करते हैं इस कंपनी के कुछ कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में। As per the total number of units produced, including indoor and outdoor unit in 2023, Ipac Durable ranked as the second largest manufacturer of RSAs through the ODM route in India. इस कंपनी को सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर करार दिया गया है इंडिया में, ठीक है, आरएसी के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। Ipac Durable Limited has established relationships with prominent Indian and global customers. इसके जो कस्टमर्स हैं वो डोमेस्टिक भी हैं एंड इंटरनेशनल भी हैं, ठीक है। सम ऑफ द कंपनीज क्लाइंट्स इंक्लूड ब्लू स्टार लिमिटेड, डैकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड वोल्टास लिमिटेड। इस कंपनी के कुछ कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो है वोल्टास, इसके सर्विस लेता है, डैकिन एयर कंडीशनिंग की सर्विस लेती है, ब्लू स्टार जो एसी आती है वो इसकी सर्विसिंग लेती है, ठीक है। In the 6 months ended September 30, 2023 and years 2023, 2022 and 2021, the top 5 customers contributed to rupees 489.49 crores, rupees 1272.02 crores, rupees 709.99 crores and rupees 524.36 crores, respectively amounting to 79%, 82%, 76%, 71% of revenue from operations. ये डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं, इसके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वो सितंबर क्वार्टर में एंड 2023, 2022 एंड 2021 में मिला करके इतने सारे रिवेन्यूज इस कंपनी को प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, जो कि अमाउंट होता है 79%, 82%, 76% एंड 71%। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन से इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। With advanced vertically integrated manufacturing operations, EPAC Durable Limited is able to achieve backward integration for RSs at a single location in India. इसमें जो है इसके पास बहुत सारे एडवांस वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इंडिया में वो लोकेट कर जाते हैं, ठीक है। Their facilities contribute to their efficient logistic management and control over operational costs. इसकी जो फैसिलिटीज हैं वो इफिशिएंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट करती है और जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होता है उसको मैनिपुलेट करके कम से कम लाने की ट्राई करती है। Ipac Durable Limited's technical expertise in plastic, metallurgy, electronic engineering, and refrigerants, combined with a dedicated R&D team, positions the company to achieve cost efficiencies while maintaining product quality. ये कंपनी है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि प्लास्टिक, मेटलर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विथ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। ये इसके पास एक R&D टीम भी है जो कि ये ध्यान रखती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कम ना हो, उसको सस्ता करने के टर्म में। जब हम प्रोडक्ट को सस्ता करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो उसकी क्वालिटी को भी कम कर देती हैं, बट ये उसका खास ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। आइए बात करते हैं इस कंपनी के कुछ ना कुछ वीकनेसेस के बारे में, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन बाय द टॉप 5 कस्टमर्स अमाउंटेड टू 79%, 82%, 76% एंड 71% of the revenue for Ipac Durable Limited in the 6 months ending September 30 and the years 2023, 2022, 2021 respectively. ये बात ये कह रहा है कि जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन्होंने ही मिला करके इसका तकरीबन तकरीबन 2/3 पार्ट या फिर कह सकते हैं 3/4 पार्ट इनकी रेवेन्यू का वो अकेले 5 कस्टमर्स ही कवर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर उन पांचों में से किसी भी कंपनी, अगर किसी भी 2 या 3 कंपनी से इनका बहस हो जाता है या फिर रिलेशनशिप खराब हो जाती है, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं चल पाती है, बॉन्डिंग नहीं रह पाती है, तो ये बाद में जाकर के फाइनेंशियल इशू इनको झेलनी पड़ सकती है इन फ्यूचर एस्पेक्ट्स, ठीक है। The company faces a risk due to its reliance on a limited customer base, and any loss of these customers may negatively impact its business, financial condition, and results. ठीक है? The company depends on 3 manufacturing facilities with a subject to certain risk. 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे कंपनी डिपेंड करती है जिससे कि अलग अलग रिस्क होते हैं। अगर मान के चलिए उनकी डिमांड कम हो गई तो मे भी हो सकता है कंपनी को सर्विसेज मिलना बंद हो जाए। This concentration of operations may pose risk in case of any slowdown or shutdown in one or more of the facilities. ठीक है? As of September 30, 2023, Ipac Durable Limited's total outstanding indebtedness is rupees
369.57 करोड़, 369.57 करोड़ की इस पे डेप्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ September 30, 2023. Failing to meet obligations, including financial covenants under its debt financing arrangements, may adversely affect the company's business and result. इसके बहुत सारे जो फाइनेंशियल कोवेनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इसके डेप्ट को देखते हुए हम मे बी ये देख सकते हैं, मे बी कह सकते हैं कि फ्यूचर में जाकर के कंपनी के बिजनेस और रिजल्ट्स को मे बी वो अफेक्ट कर सकता है. The company has contingent liabilities that, if realized, could negatively impact its financial condition. इसके जो liabilities हैं, अगर इसको realize किया जाए, ठीक है, तो मे बी इसके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है इसके liabilities, ठीक है. Ipac Durable Limited has availed an unsecured loan of rupees 20 crore from Tata Capital Financial Services Limited, repayable on demand. जब भी टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज डिमांड करेगी इस कंपनी से लोन रीपे कराने को, 20 करोड़ का लोन इन्हें देना ही देना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में. A demand for repayment may adversely affect the company's business, cash flows, financial condition and results. जब भी वो डिमांड आएगी इस कंपनी को अफेक्ट कर सकती है इसके फाइनेंशियल कंडीशन को, इसके कैश फ्लो को एंड इसके रिजल्ट्स को. The company has sustained negative cash flows from operating activities in the past, and it may experience earning declines, operating losses, or negative cash flows from operating activities in the future. तो इस पे ये देखते हैं नेगेटिव कैश फ्लोज, अगर इसके पास कैश फ्लो की कमी हो गई तो मे बी वहां पे रिजल्ट खराब हो सकते हैं. अगर ऑपरेटिंग लॉसेस, जैसे कि मैंने बोला कि अगर इसके साथ साथ कोई और भी कंपनीज आ जाती हैं फ्यूचर में, ठीक है, बनाने वाले, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो डिफरेंट डिफरेंट अगर खुद ही सर्विस प्रोवाइड देने लग गई तो मे बी इसके कस्टमर्स अफेक्ट कर सकती हैं वो, ठीक है, एंड जो टाटा कंपनी का लोन है वो भी इसको अफेक्ट कर सकता है. तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि इसको फ्यूचर में जाकर मे भी निगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं. The company's financial statements for the fiscal year ending March 31, 2022 were marked by significant accounting non-compliance as highlighted by their auditors. ठीक है, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है. The misclassification of non-cumulative compulsorily convertible preference shares worth rupees 160 crores as equity instead of financial liabilities failed to adhere to Indian as 32, 109 and 113 standards. जो इंडियन 30 AS 32, 109 और 113 स्टैंडर्ड्स हैं उसको फेल करती है. इसके जो 160 करोड़ के इक्विटी हैं वो इसको फुलफिल करने में फेल होती है, ठीक है. This error not only skewed the company's financial liability measurement and profit and loss reporting, but also led to inaccuracies in earning per share and tax liabilities, lacking the required fair value disclosures. ये जो इसके जो फेल्यूर है, ये जो इंडियन AS 32, 109 एंड 113 स्टैंडर्ड्स को ये जो मीट नहीं कर रही है, ये कंपनी के फाइनेंशियल लायबिलिटी को स्क्यू कर रही है, ठीक है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग रिपोर्टिंग को भी ये इफेक्ट करेगी, ठीक है. इसके जो अर्निंग पर शेयर EPS होती है और जो टैक्स लायबिलिटीज होते हैं उनको भी ये इफेक्ट कर रही है, ठीक है. दिस इशू एड्रेस्ड इन द restated financial of the subsequent fiscal year casts a shadow over potential future financial reporting accuracy and its implications on the company's reputation and financial stability. ये जो इशू कर रही है कंपनी IPO, ठीक है, ये मे भी आगे चल के इस कंपनी के रेपुटेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये लायबल ज्यादा हो रही है, ये शेयर होल्डर से पैसे ज्यादा ले रहा है, मे भी आगे चल करके अफेक्ट कर सकती है. अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स को देखते हैं, ठीक है. 2021, 2022 और 2023 में इसके रेवेन्यू, टोटल एसेट्स और प्रॉफिट कितनी थी ये हम देखते आ रहे हैं, ठीक है. 2021 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 736.24 करोड़. 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 924.16 करोड़. 2023 में इसका जो रेवेन्यू था वो था 1538.83 करोड़. मतलब ये हुआ 2021, 2022, 2023 में ये इसके रेवेन्यू जो है कंटिन्यूअस बढ़ी है, ठीक है. अब बात करते हैं हम टोटल एसेट्स की. 2021 में इसके एसेट्स 520.36 करोड़.
2022 में इसके जो एसेट्स थे वो थे 1076.67 करोड़। 2023 में इसके जो एसेट्स थे वो थे 1463.64.15 करोड़। ठीक है, अब बात इसमें जो बात आती है टोटल एसेट्स की, तो एसेट्स 3 सालों में आप देख सकते हैं लगभग लगभग 200% से इंक्रीज हुआ है। पहले 500 करोड़ थी, अब लगभग 1500 करोड़ हो गई है, तो लगभग 3 गुना। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग में अगर बात करी जाए तो 2021 में ये कंपनी 7.80 करोड़ की प्रॉफिट बनाई थी। 2022 में 17.43 करोड़ की प्रॉफिट इसने मेक करी थी। 2023 में 31.97 करोड़ की प्रॉफिट इसने मेक करी थी। प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन डिटेल, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर रिटेलर इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो प्राइस बैंड रहेगी वो रहेगी ₹218 से लेकर के ₹230 तक। आप 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बट अगर आप HNI हैं, अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए प्राइस बैंड तो सेम ही है, 218 से लेकर के 230 तक, बट आप 2 से 5 लाख रुपए के बीच में क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और मैं बोलना चाह रहा था, मैं जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने आपको दे रखी है, वहाँ पर मैं अलग अलग टारगेट्स क्रिएट करता हूँ, असम्पशन करता हूँ, एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे एक स्विंग ट्रेडिंग नाम की एक प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, मैं वहाँ पे बताते रहता हूँ कि इसमें ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो मे भी इसका टारगेट यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। आप जाकर के वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सीखना है जीरो से, तो टेक्निकल एनालिसिस नाम की मेरी एक और प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ही चल रही है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इन सभी का लिंक मैं दे देता हूं आपको। आप सभी जा करके उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।